5 अगस्त 2019 श्रीनगर की डल झील पर सूरज की पहली किरणें। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। दुकानें बंद, सड़कें खाली, सिवाय सिक्योरिटी फोर्सेस के। अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी, इंटरनेट बंद था और कश्मीर के सबसे बड़े नेता नजरबंद थे। अपने ही घरों में नजरबंद थे। माहौल में बस एक ही सवाल तैर रहा था, आखिर होने क्या वाला है? और ये सवाल सिर्फ कश्मीर में नहीं था। बिल्कुल, उधर दिल्ली में संसद के गलियारों में भी वही सस्पेंस था। गृह मंत्री अमित शाह एक ऐसा ऐलान करने वाले थे जो भारत की राजनीति और भूगोल दोनों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जी, आज हम इसी ऐतिहासिक दिन की कहानी में उतरेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि दशकों से चली आ रही ये उलझन आखिर थी क्या। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस पूरी कहानी के तह तक जाने में हमारी मदद करेंगे। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक अस्थायी अनुच्छेद भारतीय संविधान का शायद सबसे स्थायी और विवादास्पद हिस्सा बन गया, और इसे हटाने के लिए कौन सा कानूनी दांव-पेच इस्तेमाल किया गया जो किसी को आखिरी पल तक समझ ही नहीं आया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1947 से। बिल्कुल, 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था तब जम्मू और कश्मीर 500 से ज्यादा रियासतों में से एक थी। और इसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। जी, उनकी रियासत की एक खास बात थी, राजा हिंदू थे लेकिन आबादी में मुस्लिम बहुमत था। जब भारत और पाकिस्तान बने तो महाराजा ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने न भारत के साथ जाने का फैसला किया न पाकिस्तान के साथ। वो कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। हाँ, एक तरह का स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट, उनकी यही सोच थी। लेकिन ये सपना बहुत जल्दी टूटने वाला था। हाँ, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने हजारों पश्तून कबाइलियों को अपनी सेना के समर्थन से कश्मीर पर हमला करने के लिए भेज दिया। हर तरफ लूटपाट और हिंसा का माहौल था। जी, और हमलावर श्रीनगर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। महाराजा हरि सिंह के पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय भारत से मदद मांगने के। और भारत की एक शर्त ये थी कि भारतीय सेना किसी विदेशी धरती पर नहीं लड़ सकती, इसलिए मदद से पहले कश्मीर का भारत का हिस्सा बनना जरूरी था। अच्छा। तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए। ये वो कानूनी दस्तावेज था जिसके तहत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन इसमें एक पेच था। हाँ, एक बड़ा पेच था। क्या था वो? क्या ये बाकी रियासतों जैसा नहीं था? नहीं, ज्यादातर रियासतों ने पूरी तरह से विलय किया था, लेकिन कश्मीर के मामले में महाराजा ने सिर्फ 3 विषय भारत को सौंपे: रक्षा, विदेशी मामले और संचार। जी, संचार। इसका मतलब था कि इन 3 को छोड़कर बाकी सभी मामलों में कानून बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार के पास रहेगा। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिस पर आज भी बहुत बहस होती है: संयुक्त राष्ट्र का दखल। हमारे सोर्सेज में इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी भूल बताया गया है। देखिए, उस समय की सोच शायद ये थी कि पाकिस्तान के हमले को एक अंतर्राष्ट्रीय आक्रमण के तौर पर दुनिया के सामने रखा जाए, ताकि यूएन के दबाव से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। हाँ, लेकिन नतीजा इसका उल्टा हुआ। यूएन ने इसे भारत पाकिस्तान विवाद बना दिया और युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो जो सेना जहाँ थी वहीं रुक गई। बिल्कुल, और यहीं से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का जन्म हुआ, जो आज तक एक सच्चाई है। तो एक तरफ कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, और दूसरी तरफ युद्ध ने राज्य को बांट दिया था। ऐसे में जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो कश्मीर को उसमें फिट करना एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। सवाल ये था कि एक ऐसे राज्य को संविधान में कैसे शामिल किया जाए जिसने सिर्फ 3 विषयों पर विलय किया हो। इसी कानूनी गुत्थी को सुलझाने के लिए संविधान सभा के सदस्य एन गोपालस्वामी अयंगर ने एक फॉर्मूला पेश किया। उन्होंने इसे एक अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान कहा। और यही आगे चलकर अनुच्छेद 370 बना। जी, ये अस्थायी शब्द बहुत जरूरी है। उस समय अस्थायी का मतलब क्या था? क्या कोई समय सीमा थी? नहीं, कोई समय सीमा नहीं थी। अस्थायी का मतलब था कि यह प्रावधान तब तक लागू रहेगा जब तक राज्य में हालात सामान्य नहीं हो जाते और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ये तय नहीं कर लेती कि भारत के साथ उसका अंतिम रिश्ता क्या होगा। एक जनमत संग्रह की बात भी थी। हाँ, बात तो थी, लेकिन वो कभी हो ही नहीं पाया।
तो अनुच्छेद 370 के तहत भारत के संविधान का सिर्फ अनुच्छेद 1 और खुद अनुच्छेद 370 ही जम्मू कश्मीर पर सीधे लागू होते थे। एक मिनट रुकिए, इसका मतलब जमीन पे क्या था? मतलब अगर संसद कोई बड़ा कानून बनाती है, मान लीजिए शिक्षा या स्वास्थ्य को लेकर, तो क्या वो कश्मीर में लागू नहीं होता था? दूरी लेना जरूरी था। अच्छा। और इसी ने जम्मू कश्मीर को एक खास दर्जा दिया जो भारत के किसी और राज्य के पास नहीं था। तो अनुच्छेद 370 ने एक अलग कानूनी ढांचा तो बना दिया, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला था। हाँ, एक ऐसा प्रावधान जो शायद 370 से भी ज्यादा विवादास्पद साबित हुआ। आप अनुच्छेद 35A की बात कर रही हैं? जी, इसकी नींव 1952 के दिल्ली समझौते में रखी गई, जो नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच हुआ था। और शेख अब्दुल्ला ने कुछ मांगे रखी। हाँ, जैसे जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा होगा, अपना प्रधानमंत्री होगा जिसे सदर रियासत कहा जाएगा, और सबसे जरूरी महाराजा के समय का 1927 का स्टेट सब्जेक्ट लॉ लागू रहेगा। बिल्कुल। ये स्टेट सब्जेक्ट लॉ क्या था असल में? ये कानून तय करता था कि राज्य के स्थायी निवासी कौन होंगे, और सिर्फ उन्हीं को जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने या स्कॉलरशिप हासिल करने का अधिकार होगा। मतलब बाहर का कोई व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता था? नहीं, और इन्हीं मांगों को 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए संविधान में अनुच्छेद 35A के तौर पर जोड़ दिया गया। और सोर्सेज बताते हैं कि इसका एक पहलू लैंगिक भेदभाव से भी जुड़ा था। हाँ, ये इसका सबसे विवादित पहलू था। अगर कोई कश्मीरी महिला राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करती, अच्छा, तो वो अपनी संपत्ति के अधिकार खो देती थी, और उसके बच्चों को भी स्थायी निवासी का दर्जा नहीं मिलता था। लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था? नहीं, पुरुषों पर ये लागू नहीं होता था। इसी सब के चलते एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान का नारा राजनीति में गूंजने लगा। तो अब हमारे पास अनुच्छेद 370 और 35A दोनों थे, लेकिन फिर भी 370 तकनीकी रूप से तो अस्थायी ही था। इसे स्थायी किसने बनाया? इसे स्थायी बनाया 1957 के एक बहुत ही चतुर, मतलब एक कानूनी कदम ने। क्या हुआ था 1957 में? अनुच्छेद 370 में एक शर्त थी कि इसे सिर्फ जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है। 1957 में जैसे ही जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान लागू किया, उसके तुरंत बाद वहां की संविधान सभा को भंग कर दिया गया। रुकिए एक मिनट, इसका मतलब जिस चाबी से अनुच्छेद 370 का ताला खोला जा सकता था, उस चाबी को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक तरह का कानूनी चेकमेट था। वाह। अब अनुच्छेद 370 को हटाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था, क्योंकि जिस संस्था को इसे हटाने की सिफारिश करनी थी वो अब अस्तित्व में ही नहीं थी। तो इसी एक कदम ने एक अस्थायी प्रावधान को हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बना दिया। बिल्कुल। और इस कानूनी चेकमेट का नतीजा क्या हुआ? दशकों तक इसका क्या असर पड़ा? असर बहुत गहरा हुआ। जम्मू कश्मीर भारत के बाकी हिस्सों से एक तरह से आर्थिक और सामाजिक रूप से कट गया। कैसे? देखिए, बड़े उद्योग वहां जाने से डरते थे क्योंकि वो जमीन नहीं खरीद सकते थे। विकास की रफ्तार धीमी रही, बेरोजगारी बढ़ी और युवाओं में एक हताशा फैलने लगी। और इसी हताशा ने आतंकवाद के लिए जमीन तैयार की। बिल्कुल। पाकिस्तान ने इसी स्थिति का फायदा उठाया। 1980s के आखिर से उसने एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी। अलगाववाद और आतंकवाद को पैसा, ट्रेनिंग, हथियार, हाँ, सब कुछ देकर घाटी में भेजा गया। और इसका सबसे भयानक चेहरा 1990 में दिखा, जब लाखों कश्मीरी पंडितों को हिंसा और धमकियों के बीच रातों रात अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। हमारे सोर्सेस के मुताबिक 1980 से 2019 तक इस हिंसा में 47,000 से ज्यादा लोग मारे गए। जी, जिनमें आम नागरिक और सुरक्षा बल दोनों शामिल थे। तो दशकों तक यही स्थिति बनी रही, एक कानूनी डेड एंड और जमीन पर लगातार हिंसा। फिर 2014 में देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आता है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है और उनके घोषणा पत्र में हमेशा से 370 हटाना एक बड़ा वादा रहा है। तो उन्होंने इस कानूनी चेकमेट को तोड़ने का रास्ता कैसे खोजना शुरू किया? इसकी शुरुआत भी बहुत अप्रत्याशित तरीके से हुई। 2015 में जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई। ये तो एक बहुत ही अजीब गठबंधन था। 2 बिल्कुल अलग विचारधारा वाली पार्टियां। ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला और जून 2018 में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई।
और यहीं से असली रणनीति शुरू हुई। हाँ, सरकार गिरने के बाद राज्य में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लगा। जब ये अवधि खत्म होने वाली थी तो पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। और यहीं पर वो मशहूर किस्सा आता है, फैक्स मशीन वाला। हाँ, आप उसी की बात कर रही हैं। जी, कहा जाता है कि जब महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल सत्यपाल मलिक को फैक्स भेजने की कोशिश की तो राजभवन की फैक्स मशीन खराब हो गई। और फोन भी नहीं उठा? फोन भी नहीं उठाया। अब ये महज एक संयोग था या रणनीति, ये तो बहस का विषय है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद राज्यपाल ने विधानसभा को ही भंग कर दिया। ये तो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर जैसा लगता है। विधानसभा भंग होने का मतलब था कि अब चुनाव ही एकमात्र रास्ता है। नहीं, यहीं पर असली खेल हुआ। विधानसभा भंग होने के बाद दिसंबर 2018 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अच्छा। और राष्ट्रपति शासन का एक मतलब होता है राज्य की विधानसभा की सारी शक्तियां भारत की संसद के पास चली जाती हैं। बस यहीं पर 70 साल पुराने कानूनी चेकमेट को तोड़ने का रास्ता खुल गया। बिल्कुल, राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया कि अब से जम्मू कश्मीर विधानसभा के अधिकार संसद इस्तेमाल करेगी, यानी राज्य सरकार की सहमति की बाधा खत्म हो गई। तो अब हम वापस 5 अगस्त 2019 पर आते हैं। पूरी तैयारी हो चुकी थी, जमीन पर हजारों सैनिक, नेता नजरबंद और दिल्ली में संसद का इंतजार। सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में प्रस्ताव लेकर खड़े हुए, लेकिन उनके बोलने से ठीक पहले एक बहुत अहम काम पर्दे के पीछे हो चुका था। क्या था वो? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक संवैधानिक आदेश जारी किया था, CO 272। एक मिनट, ये CO 272 क्या है और इस एक आदेश में इतनी ताकत कैसे थी कि वो 70 साल पुराने अनुच्छेद की नींव हिला सके? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। CO का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। अनुच्छेद 370 खुद राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो संविधान के किसी भी प्रावधान को जम्मू कश्मीर पर लागू करने का आदेश दे सकते हैं। तो सरकार ने इसी शक्ति का इस्तेमाल किया? हाँ, लेकिन एक बहुत ही अनोखे तरीके से। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 367 में एक नया क्लॉज जोड़ा। ये अनुच्छेद संविधान की व्याख्या से जुड़ा है, मतलब शब्दों का मतलब क्या होगा। तो उन्होंने शब्दों का मतलब ही बदल दिया। ठीक यही किया। इस नए आदेश के जरिए उन्होंने अनुच्छेद 370 के संदर्भ में संविधान सभा शब्द की परिभाषा बदलकर विधानसभा कर दी। और विधानसभा की सारी शक्तियां उस समय भारत की संसद के पास थी। भारत की संसद के पास? बिल्कुल। तो जो कानूनी ताला 1957 में चाबी फेंककर बंद किया गया था, उसे तोड़ने के बजाय सरकार ने संविधान की डिक्शनरी में जाकर एक दूसरी चाबी का नाम बदलकर उसे मास्टर की बना दिया। और जैसे ये हुआ, संसद को अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश करने का अधिकार मिल गया। जी, ये एक बहुत ही चतुर कानूनी रास्ता था। दशकों से जो चीज पत्थर की लकीर मानी जा रही थी, उसे हटाने का रास्ता संविधान के अंदर से ही निकाला गया। इसके तुरंत बाद अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया, जिसने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हाँ, जम्मू कश्मीर जिसकी अपनी विधानसभा होगी और लद्दाख जो बिना विधानसभा के रहेगा। संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और सरकार ने इसे ऐतिहासिक भूल को सुधारने वाला कदम बताया। बिल्कुल। आखिर में बिल राज्यसभा और फिर लोकसभा से पास हो गया। तो ये थी कहानी एक अस्थायी अनुच्छेद की, जो 7 दशकों तक भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी पहेली बना रहा। एक जटिल इतिहास, एक चतुर कानूनी दावपेच और एक बहुत सधे हुए राजनीतिक कदम के जरिए इसे इतिहास बना दिया गया। हाँ, और इसने उन सभी राजनीतिक दावों को गलत साबित कर दिया जो कहते थे कि 370 को हटाना नामुमकिन है। सही। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कहा था कि मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए तो भी 370 नहीं हटा सकते। ये सब बातें गलत साबित हुई। अनुच्छेद 370 का हटना एक संवैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया का अंत जरूर है, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। कानूनी अध्याय तो बंद हो गया, पर क्या ये कश्मीर में एक नए सामाजिक और आर्थिक अध्याय की निश्चित शुरुआत है? जब 70 साल पुरानी नींव को रातों रात हटा दिया जाता है, तो उस जमीन पर बसे लोगों की पहचान, उनकी आकांक्षाएं और भविष्य की उम्मीदें किस तरह से बदलती हैं? शायद असली कहानी तो अब शुरू हो रही है।